अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है द वॉल्यूम V ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड हैविंग साइड्स x, y एंड z इज गिवन बाय द फॉर्मूला V इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। यानी आपसे कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड की तरह का एक सॉलिड है जिसकी साइड्स आपको x, y और z दी हैं, और साथ ये भी बताया है कि उस रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड नुमा सॉलिड के वॉल्यूम को मालूम करने का फॉर्मूला V इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z है, और इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी हद तक पिछले क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही हल होगा। बहरहाल आगे आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ दिस सॉलिड इज कंप्रेस्ड फ्रॉम अबव सो दैट z इज डिक्रीज्ड बाय 2% while x and y each is increased by 0.75% approximately। अब यहाँ बिल्कुल पिछले क्वेश्चन 6 की तरह ही आपको परसेंटेज वाली कुछ वैल्यूज़ दी हैं, और इनसे मुतल्लिक आपसे कहा जा रहा है कि अगर उस रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड नुमा सॉलिड को ऊपर से कंप्रेस किया जाए तो इस तरह उसकी z वाली साइड में चेंज आएगा और वो 2% डिक्रीज़ हो जाएगी, और बाकी दोनों x और y वाली साइड्स में भी चेंज आएगा और वो दोनों 0.75% इंक्रीज़ हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ आप गौर करें कि मैं इन परसेंटेज वाली वैल्यूज़ के लिए चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये परसेंटेज वाली वैल्यूज़ x, y और z में आने वाले चेंज की वैल्यूज़ हैं। लिहाजा चेंज इन x यानी कि dx और चेंज इन y यानी कि dy, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें 0.75% दी हैं, ठीक है। और चेंज इन z यानी कि dz की हमें वैल्यू दी है 2%। लेकिन यहाँ आप गौर करें कि सॉलिड में आने वाले कंप्रेशन से z की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब कि चेंज इन z की इस वाली वैल्यू के साथ हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी x और y दोनों की वैल्यूज़ कंप्रेशन के बाद इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब कि चेंज इन x और चेंज इन y की इन वैल्यूज़ के साथ हम प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल आखिर में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज चेंज विल बी इन V, यानी आपने उस रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड नुमा सॉलिड में कंप्रेशन के बाद आने वाले परसेंटेज चेंज की वैल्यू मालूम करनी है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही इस क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में भी बताया था कि परसेंटेज चेंज और एक्यूरेसी एक ही मेथड के दो अलग अलग नाम हैं, लिहाजा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में हमें R और H की अलग से वैल्यूज़ गिवन दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x, y और z की अलग से कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं दी हुई, लिहाजा हम लेट कर लेते हैं कि x, y और z हमारे पास 1 के बराबर हैं, ठीक है। ये हमने लेट किया है। अब कोई ये सोचे कि x, y और z की वैल्यूज़ हमें ये गिवन दी तो हैं, तो हमने 1 क्यों लेट किया? तो देखें कि ये परसेंटेज वाली वैल्यूज़ x, y और z में कंप्रेशन के बाद आने वाले चेंज की वैल्यूज़ हैं, लिहाजा x, y और z की एक्चुअल वैल्यूज़ के लिए मैंने यहाँ पर 1 लेट किया है, क्योंकि ये जो 1 है ये इन तीनों वैल्यूज़ के करीब करीब है, इसलिए मैंने इन तीनों x, y और z की एक्चुअल वैल्यूज़ के लिए 1 को लेट किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ लग चुका होगा। बहरहाल आगे देखें कि हमने असल में परसेंटेज चेंज इन V की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके लिए जो फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा वो ये है, यानी हमें V का जो ये गिवन फंक्शन दिया है इस फंक्शन के चेंज के साथ हम इसी फंक्शन को डिवाइड करवाएंगे और साथ 100% को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो जवाब निकलेगा वो परसेंटेज चेंज इन V का जवाब होगा। अब बहरहाल इस फार्मूले के मुताबिक हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है। नंबर 1 चेंज इन V की वैल्यू की ज़रूरत है, और नंबर 2 पर हमें इस फंक्शन V की वैल्यू की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले फंक्शन V की वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन V की वैल्यू मालूम करने के लिए आप V के इस वाले फंक्शन में x, y और z की जगह इनकी ये लेट की हुई वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा V इज़ इक्वल टू x की जगह भी 1 पुट कर दिया, आगे y की जगह भी 1 पुट कर दिया और z की जगह भी 1 पुट कर दिया। तो सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद V की जो वैल्यू आपके पास निकलेगी वो 1 ही निकलेगी, ठीक है। अब आगे देखें कि इस फार्मूला के लिए हमें दूसरे नंबर पे चेंज इन V की वैल्यू की ज़रूरत है। तो चेंज मालूम करने का फार्मूला जो आप पिछले क्वेश्चंस में पढ़ के आए हैं वो ये है, यानी चेंज इन V मालूम करने के लिए आप इस फंक्शन V का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ चेंज इन x यानी कि dx को मल्टीप्लाई करवा दें। इसके बाद आगे प्लस करवा के आप दोबारा से उसी फंक्शन V का अब की बारी पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, और साथ चेंज इन y यानी कि dy को मल्टीप्लाई करवा दें।
और इसके बाद फिर प्लस करवा के आप दोबारा से उसी फंक्शन v का अब की बारी पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z और साथ चेंज इन z यानी कि dz को मल्टीप्लाई करवा दें। तो यूं इस फार्मूले के जरिए हम इस चेंज इन v की वैल्यू को निकालेंगे। तो चेंज इन v की वैल्यू निकालने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, y और z और साथ इन dx, dy और dz की वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो आप गौर करें कि इन dx, dy और dz की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, बस हमें इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने ये पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका कैसे डेरिवेटिव लेंगे, देखें यहाँ इस फंक्शन में आपके पास y और z जो है ये x के लिहाज से कांस्टेंट है, लिहाजा आप इन y और z को इस फंक्शन से बाहर ले आएँ। जब y और z इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा तो पीछे आपके पास बच जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x का जवाब आपके पास क्या आएगा, 1 जवाब आएगा, और ये y और z जो हैं ये आपके पास बाहर एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ तक हमने इस पार्शियल डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई किया है। अब देखें असल में तो हमें इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू की ज़रूरत है, लिहाजा आप यहाँ पर y और z की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें। तो ये आपके पास बन जाएगा y की जगह भी 1 पुट कर दिया, z की जगह भी 1 पुट कर दिया, आगे ये 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें इस कंडीशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 1, लिहाजा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू हमारे पास आई है 1। तो ये देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x की जो वैल्यू हमने निकाली है वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ इसी इक्वेशन नंबर 1 को मैंने y के लिहाज से पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। अब यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर आपके पास इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जा रहा है पार्शियली y के लिहाज से, लिहाजा अब की बारी x और z आपके पास कॉन्स्टेंट्स होंगे, लिहाजा इन दोनों को आप इस फंक्शन से बाहर में ले आएँ। जब ये x और z फंक्शन के बाहर आ जाएगा तो यहाँ पीछे आपके पास बच जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y ही बच जाएगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y का आपके पास क्या जवाब आता है, 1 जवाब आता है, और इसके साथ ये x और z ये एज इट इज़ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब दोबारा से देखें हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू की ज़रूरत है, लिहाजा यहाँ पर भी आप x और z की ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें। तो ये आपके पास बन जाएगा, देखें x की जगह भी 1 आ गया, z की जगह भी 1 आ गया, आगे ये 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस कंडीशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास क्या आएगा, 1 ही जवाब आएगा। तो ये है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y की जो वैल्यू हमने निकाली है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू z, और इसी इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। तो अब की बारी आप देखें कि अब की बारी आपके पास इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जा रहा है z के लिहाज से पार्शियली, लिहाजा यहाँ पर अब इस फंक्शन में x और y z के एतबार से कॉन्स्टेंट्स होंगे तो वो इस फंक्शन से बाहर लिखे जाएंगे। तो जब कॉन्स्टेंट्स इस फंक्शन से बाहर लिखे जाएंगे तो पीछे यहाँ पर आपके पास बच जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसके मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z का क्या जवाब आता है, 1 ही जवाब आता है, और इसके साथ ये x और y जो मल्टीप्लाई हो रहे थे ये नीचे एज इट इज़ लिखे जाएंगे। तो अब आप देखें कि hमें असल में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू की ज़रूरत है, लिहाजा यहाँ पर भी आप x और y की जगह उनकी ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दें। तो देखें x की जगह भी 1 पुट कर दिया, y की जगह भी 1 पुट कर दिया, आगे 1 ये वाला एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो कंडीशन बन रही है इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास 1 ही आएगा, लिहाजा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z की जो वैल्यू हमने निकाली है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि चेंज इन v की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास जो हमें इन तमाम वैल्यूज़ की ज़रूरत थी, इन तमाम की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब आप क्या करें कि इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को उठाएं और इस फार्मूले में इनकी जगह यहाँ पर पुट कर दें। तो वैल्यूज़ पुट करने से ये फार्मूला आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -0.005। तो ये है आपके पास चेंज इन v की वैल्यू।
अब आप ज़रा गौर करें कि परसेंटेज चेंज इन वी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें चेंज इन वी की वैल्यू की और फंक्शन वी की वैल्यूज़ की जो ज़रूरत थी वो दोनों की दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब आप क्या करें कि इन दोनों की दोनों वैल्यूज़ को आप इस वाले फार्मूला में इनकी जगह पुट कर दें, तो ये आपके पास कुछ यूँ स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -0.5%। याद रहे कि इस परसेंटेज को मैंने कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई नहीं किया, परसेंटेज को मैंने आंसर के साथ एज इट इज़ रहने दिया है। तो बहरहाल ये है आपके पास परसेंटेज चेंज इन वी का जवाब।